हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर नीट। तो आज हम लोग नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो भी केमिस्ट्री का। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए हैं उन लोग आंसर मिला सकते हैं, और जो नहीं दिए हैं, जो देने वाले हैं, उन लोग के लिए भी यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग को भी शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो हम लोग कोड 45 वाला डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n equal to 2 to n equal to 3 and n equal to 4 to n equal to 6 ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली इज। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब लाइट एब्जॉर्ब होगा n equal to 2 से 3 और 4 से 6, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होगा उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हम लोग जानते हैं वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन 46 से स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, है ना, दो अलग अलग केस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए जो कि n = 2 से 3 के बीच है, उसके लिए हम लोग वेव लेंथ को मान लेते हैं λ1। तो यहाँ पे ये λ1 आ जाएगा, आर का वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं, जेड हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। और ट्रांजिशन जो है 2 से 3 गया है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेकंड केस के लिए भी सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर लो, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है। सो 1/λ2 कर लिए। ठीक है, और ये इक्वल टू रहने देते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे फिर से आर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो n का वैल्यू 4 से 6 जा रहा है, यानी 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है λ1/λ2। λ1 और λ2 का रेशियो फाइंड करना है। बहुत ईजी है, बस अब सिंपली करना क्या है कि ये जो रेशियो है, यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से देखो, ये दोनों कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा लेंदी होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखो, इसका 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 2 बचेगा। 4 से 2 कॉमन ले लो तो 2 बचेगा, और 6 से 2 कॉमन ले लो तो 3 बचेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। अच्छा, दोनों में 2 का स्क्वायर बाहर आएगा नीचे से, तो उस केस में ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर बच जाएगा, जो कि ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ही नहीं। ठीक है, हम लोग जो है इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली आएगा क्या यहाँ पे, है ना, ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल आउट होके, चलिए तो ऊपर में 1 बच जाएगा, नीचे में ये वाला 1/2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। चलिए इसको एक बार लिख भी देते हैं और कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, इधर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो हालांकि ये कट जाना है और ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/1 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इधर 1/λ1/1/λ2 आया है, बट हम लोग को तो ये ऊपर चला जाएगा, तो λ2/λ1 का वैल्यू आया है ना, बट चाहिए मुझे λ1/λ2, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस आर ट्रू। यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड था, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है इस सेट, यहाँ कोड 45 वाले हैं। ठीक है, जिसमें बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना, इसमें कौन सा ट्रू है। तो पहला बोला, अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सो ये जो है करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे ए तो नहीं होगा। ठीक है, सो ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन एंड सी एल आर नॉट सेम। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम लिया जाता है, 3 के वैल्यू, है ना। तो ये भी जो है ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आर्गन, पोटासियम, ना, Cl- ये सब जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बिल्कुल ये है। और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनिसन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनिसन एंथैल्पी जो है वो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2, यानी ये भी इनकरेक्ट है। और एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रूबिडियम, ये भी क्या है यहाँ पे सही है, क्योंकि सीजियम का, है ना, ग्रुप 1 का लास्ट में आते हैं, और लिथियम रूबिडियम सीजियम से पहले रूबिडियम आता है, तो डाउन द ग्रुप जाने साइज बढ़ेगा। ये करेक्ट है, यानी ई करेक्ट है। डी तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए था, इसकी वजह से करेक्ट नहीं है। और सी भी करेक्ट है, मतलब डी करेक्ट नहीं है। इसमें जो लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, ये करेक्ट है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये करेक्ट हो गया। फाइनली सी और ई जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। ओके, तो चलिए
तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 था, ये 48 हो गया आपका ना। 48 बोला मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको यदि कैटाइन और एनाइन का रेडिकल्स जो है वो पता है तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ठीक है, हम लोग जानते हैं Pb2+ जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, Mg2+ ग्रुप 6 का एलिमेंट है। तो यहाँ से ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ याद रखने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछ दिया, मान ये इजी में आ गया। ये थोड़ा सा मॉडरेट या टफ की ओर है, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है या इजी भी बोल सकते हो क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए, तो 48 का ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 49 में। 49 क्या हो रहा है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिसके बना लेते हैं। चलिए आइए, 49 नंबर है, 49 है। इसमें दे रखा है ये ऐसा कोई रिएक्टेंट है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको सबसे पहले HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड से। तो HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये दे देगा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, है ना। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकोव देगा मतलब सिंपली हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ पे पहले से कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कैसा बनेगा, वो यहाँ पे यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये वाला एज इट इज रहेगा CH3, बस ये डबल बॉन्ड टूट के एक जगह हाइड्रोजन आएगा, एक जगह क्या आएगा, एक जगह आएगा Br। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे Br, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट का प्रोडक्ट बन गया। नाउ इसी को हम लोग सेकंड, है ना, किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, सेकंड रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग KCN से। तो KCN जो है, KCN SN2 रिएक्शन देगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ से Br निकल जाएगा और CN आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे CN आके अटैच हो जाएगा, तो ये CH3 हो गया और यहाँ पे CN आ गया। CN मतलब साइनाइड, है ना, CN, ठीक है। ओके, अब इस पे हम लोग NaHgC2H5 से रिडक्शन होता है ना, Na प्लस Hg, है ना, अगर C2H5OH, इसके साथ ये रिडक्शन होगा और रिडक्शन होने से रिडक्शन होगा तो यहाँ पे साइनाइड का रिडक्शन होके, है ना, अमाइन बना लेगा, ठीक है। तो ये CH3 है और यहाँ बन जाएगा CH2NH2, ठीक है। तो आप, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49, है ना, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। ये भी जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+ R। तो एनर्जी और रेडियस फाइंड करना है ना, और दे रखा है कि एनर्जी जूल के टर्म्स में लेना है और रेडियस को पिकोमीटर के टर्म्स में लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑप्शंस में पहले लिथियम का दे रखा है, फिर हीलियम का दे रखा है, तो पहले लिथियम का ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल Z²/n²। ये जूल के टर्म्स में होता है ना, कितना जूल Z²/n² होता है। अब, है ना, और रेडियस का भी फॉर्मूला पता है। तो पहले लिथियम के लिए बात करें तो लिथियम के लिए, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, n यहाँ पे 1 लेना है और Z का वैल्यू लिथियम के लिए 3 ले लेंगे। तो लिथियम के लिए फाइंड करेंगे ये चीज, लिथियम 2+ के लिए तो -2.18 × 10⁻18 जूल इंटू Z का वैल्यू 3 का स्क्वायर और n का वैल्यू 1 का स्क्वायर, क्योंकि लिथियम है और लिथियम के 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 9, है ना, 9 से मल्टीप्लाई और 9 2 18 और समथिंग 19 के आसपास आ जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यानी ये आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, -19.62 इंटू 10⁻18 जूल, ये आंसर हो जाएगा। ये लिथियम के लिए हो गया। उसी तरह रेडियस का फॉर्मूला, अच्छा, ये हीलियम के लिए भी जो निकाले, हीलियम प्लस के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ जेड का वैल्यू, है ना, 2 का स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 8.72 आ जाएगा इंटू 10⁻18 जूल। तो कहीं ना कहीं देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, एनर्जी दोनों ही सेम आ रहा है, ठीक है। फिर भी रेडियस भी फाइंड कर लेंगे हम लोग, रेडियस को भी देख लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला आता है 52.9 पिकोमीटर और n²/z के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिकोमीटर में ही बोला है तो 52.9 ले लिया हम लोग। अच्छा, यहाँ पे n, है ना, n²/z, उसमें n²
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर बाय जेड होता है, नहीं जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग फिर से लिथियम के लिए फाइंड करें। यहाँ पे लिथियम हीलियम के लिए देखेंगे तो हीलियम हीलियम के लिए पहले फाइंड करेंगे। तो हीलियम प्लस के लिए जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 52.9, और ये एन का वैल्यू तो है ना फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला है, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26.4 मान लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली लिथियम 2 प्लस के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे 52.9 अंडर 1 स्क्वायर बाई 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 17.6, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में ही कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है आंसर, ये जो पूरा पूरा है ना, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत मतलब मॉडरेट ही था, है ना, बस कैलकुलेशन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी करेंगे तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। कौन पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए देखना क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि NiCl है ना, NiCl4 माइनस है, ठीक है, 2 माइनस है। ये जो है तो ये एक इसके पास ये है ना, Cl जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें जो है कोबाल्ट जो है वो पेयरिंग होके एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं होगा, है ना। तो है ना खत्म। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और इसमें भी जो है पेयरिंग नहीं होगा तो बच जाएगा। तो आंसर होना चाहिए ए डी और ई, ए डी और ई, है ना। अच्छा ए डी और ई, सॉरी फिनाइल वाला भी जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लेने की वजह से ये आंसर नहीं होगा सर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, है ना। 52 पर है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म अर्साइन, ठीक है। अमोनिया जैसे नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, उसी तरीके से अर्सेनिक है ना, अर्सेनिक जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बनाता है, फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ PH3 बनाता है, ये अमोनिया हो गया, ठीक है। ये हो गया फॉस्फीन, फॉस्फीन, और ये हो जाएगा AsH3 कहलाएगा अर्साइन, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म अर्साइन, वेरी गुड। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। एंटीमनी क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी Sb, है ना। तो Sb बोल रहा है कि पेंटॉक्साइड नहीं बना सकता, Sb2O5 पॉसिबल नहीं है, बट ये तो करेक्ट है ना, मतलब पॉसिबल है। बिस्मथ जनरली जो है Bi2O5 रेयरली एग्जिस्ट करता है, तो इसको बोल सकते थे कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, बट ये करेगा क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से है ना +3 होने का टेंडेंसी बढ़ता है, तो बिस्मथ का +3 होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, बट SbO25 का +5 भी होगा, है ना, ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या है कि जो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इसका 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें से कौन जो है वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप्स हम लोग यहाँ जनरली क्या बोलेंगे, मेन ग्रुप जब भी बोलेगा तो समझना है क्या, मेन ग्रुप मतलब S एंड P ब्लॉक वाले को ही हम लोग जनरली है ना मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 से लेके 8 तक, है ना। ग्रुप 1 2 सॉरी 8 नहीं, ग्रुप 1 2 और 13 14 15 16 17 18, है ना, ये मेन ग्रुप में आएंगे, है ना। एस एंड P ब्लॉक वाले को मेन ग्रुप बोला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है S ब्लॉक का है तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी वाला जो है डी एलिमेंट का है ना, तो डी ब्लॉक का है तो ये नहीं होगा। ये वाला भी जो है P ब्लॉक का है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सॉरी P ब्लॉक का है तो हो जाएगा, है ना, P ब्लॉक का है ना, S एंड P ब्लॉक, ठीक है, ठीक है, ये होगा। और ये डी ब्लॉक का है, तो ये नहीं होगा। और ये भी डी ब्लॉक का है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी ए और सी आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो गया। तो इसको समझना क्या था, मेन ग्रुप मतलब S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कौन इसमें से एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
तो डाल्टन सेटलमेंट थ्योरी बेसिक चीज़ें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो एक्सप्लेन कर ही देता है। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम जो कि एवोगाड्रोस लॉ भी बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग, है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये 54 का हो गया। नेक्स्ट आ जाता है 55। 55 में क्या हो रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट पूछ लिया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल है, KO2 दे रखा है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या होगा, +1, क्योंकि पोटेशियम किसी के साथ कोई कंपाउंड बनाता है तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो हमेशा +1 ही होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम का +1 होगा, लेकिन ऑक्सीजन का चेंज होता है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। दूसरा है H2O2, H2O2 में पेरोक्साइड है ना, H2O2 में ऑक्सीजन का पूछा है, ऑक्सीजन का हो जाएगा पेरोक्साइड है तो -1 होगा। और H2SO4 में सल्फर का पूछा है तो सल्फर का हो जाएगा +6, ऑक्सीडेशन हम निकाल सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा +1 -1, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है 56 नंबर। 56 नंबर क्या है, इफ द हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट रिएक्शन इज 1 मिनट, है ना। 56 वाला भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है ना, बट फॉर्मुला दिया हुआ है, बट वो वैल्यू देगा यहाँ पे। हाफ लाइफ टाइम दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर का 1 मिनट, है ना। तो पूछा है क्या है कि देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू, तो 99.9% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये तो डायरेक्ट भी आ सकते हो या फिर लिख लेते, चलो K = 2.303, है ना, T/T log A0/A0 - x, तो A0 को मान लो 100% लेते हैं इनिशियली, और देन इतना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है 99% कंप्लीट होने में, तो बचा कितना, 100 - 99.9, ठीक है। तो इस केस में K की जगह हम लिखेंगे 0.693 बाई टी हाफ लिख देंगे यहाँ पे, टी हाफ का वैल्यू पता है, ठीक है। इधर 2.303 और यही टाइम निकालना है, लॉग 100 बाई ये 0.1 आ जाएगा ना, पॉइंट चला देंगे 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, तो 2.303 इंटू 3 आ गया डिवाइड बाई टी इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.93 आ जाएगा ना, 6.93 डिवाइड बाई टी। तो ये जब, है ना, कैंसिल आउट होगा तो ये 10 टाइम्स में चला जाएगा ना। तो एक रिलेशन निकाल सकते हो कि टी, ये 99.9 वाला, तो टी 99.9 जो है वो 10 टाइम्स टी हाफ होता है, ये है ना, इलस्ट्रेशन में भी दिया है ना, सॉरी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है वाला, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद भी रख सकते थे कि हाफ लाइफ टाइम का 10 गुना होता है टी 99.9। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि टी हाफ यहाँ पे दे रखा हुआ है 1 मिनट, यदि 1 मिनट दिया है तो 10 × 1 क्या हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए तो 56 नंबर हो गया कंप्लीट। नाउ आ जाता है 57 नंबर, बोला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। बोल रहा है क्या, करेक्ट ऑर्डर बताना है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट का। तो देखो वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो 57 नंबर देखें हम लोग, तो जब भी एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन देखा जाए तो h3/λ ऐसा होता है। तो यहाँ जो एनर्जी है वो स्प्लिटिंग एनर्जी ले लेंगे, है ना, यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CN का सबसे ज़्यादा, है ना, साइनाइड का, फिर NH3 का आएगा, है ना, फिर H2O का आएगा। तो वेवलेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब CN का वेवलेंथ है ना सबसे कम, तो वेवलेंथ पूछा था, है ना, वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो वेवलेंथ सबसे कम होगा किसका, साइनाइड का, है ना, सबसे कम साइनाइड का हो गया। उसके बाद किसका होगा, NH3 का, तो NH3 मतलब A का, है ना, तो B के बाद A नंबर, है ना। उसके बाद D और C में पूछा जाए कौन होगा, तो D और C में H2O ही जो है लिगेंड की तरह काम कर रहा है, बट यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, +3 चार्ज है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा एज कम्पेयर टू, मतलब उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, सॉरी, है ना, टाइटेनियम का स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, और स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम। जिसका चार्ज ज़्यादा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होता है ना, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, देयरफॉर बोलेंगे डी का ज़्यादा होगा एनर्जी, तो वेवलेंथ हो जाएगा कम, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्ट ये दोनों देख के ही हम लोग बना सकते थे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 57 नंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर, किसमें सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। तो पेंट 1 इन, चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। पेंट 1 इन बोल रहा है, पेंट 1 2 3 4 5 कार्बन 1 इन, पेंट 1 इन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन है ना, हमें क्या होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 2 पे मिथाइल है और हेक्स 2 इन ऐसा हो गया, है ना। तो ये भी पॉसिबल, दोनों तरफ मिथाइल है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सेम नहीं होना चाहिए ना। 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है ऐसा
और 1 डाई मिथाइल, है ना, 1 पे ही 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम एक ही जगह पे 2 मिथाइल लगा हुआ है। लेकिन 1 2 डाई मिथाइल लगा हुआ है ये और ये, तो ये जो एक बार दोनों कार्बन वेज में हो सकते, हाँ वेज में हो सकते हैं, एक बार एक वेज एक डैश में हो सकते हैं, तो ये सिस ट्रांस, है ना, ज्योमेट्रिकल लाइन्स में शो करेगा। सो ऑप्शन इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 58 नंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 59 नंबर में, है ना, 59 नंबर क्वेश्चन है ना। फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यूज। फॉस्फोरिक एसिड जो है आयोनाइज हो रहा है, और इसका आयोनाइजेशन, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आता है H3PO4, ठीक है, और वो आयोनाइज होगा, तो उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे H3PO4 ऐसा आयोनाइज होगा 59 नंबर, है ना, तो एक H प्लस देगा इस तरह, और H2PO4 माइनस ऐसा बना लेगा। इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है Ka1 लिखा हुआ है। बिल्कुल फिर से H2PO4 फिर से आयोनाइज होगा, और फिर से एक H प्लस देगा, और HPO4 2 माइनस, इसमें Ka2 बोला जाएगा इसको, और फाइनली HPO4 2 माइनस दे देगा H तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा PO4 3 माइनस, और इस केस में Ka3 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखो तीनों रिएक्शन के ऐड कर देंगे, है ना, तीनों रिएक्शन के ऐड कर देंगे ना, तो नेट के कहलाएगा, और नेट के जो है वो तीनों के ऐड कर देने से क्या होगा, ठीक है, H3PO4, है ना, कन्वर्ट हो जाएगा 3H प्लस, और PO4 3 माइनस में। ठीक है, मतलब 3H प्लस देगा और पूरा पूरा PO4 3 माइनस। तो जो K का वैल्यू आएगा वो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, है ना, ऐसा लिख देते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बताइए लॉग के, अब सिर्फ K का वैल्यू है, K का वैल्यू पता चल गया है, K इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 है ना। तो लॉग K का वैल्यू क्या, लॉग लेंगे तो सब इंटू वाला प्लस में आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया, है ना, फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड देखेंगे, H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, है ना, H2PO4 माइनस H2, बिल्कुल सही है, H3PO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एसिड की तरह काम कर रहा है। बट H2PO4 माइनस की बात करेंगे तो ये, है ना, एसिड की तरह भी काम करेगा, H प्लस दे भी सकता है, ले भी सकता है, वो ये H2PO4 एक H प्लस लेकर इधर भी जा सकता है बैकवर्ड में भी। तो ये सिर्फ एसिड की तरह काम कर रहा है कौन, H3PO4, लेकिन H2PO4 बेस की तरह भी काम करेगा, और साथ ही साथ Ka1 का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू Ka2 और एज कम्पेयर टू Ka3, है ना। तो अच्छा यहाँ पे वो भी लिखा भी है, ऑप्शन सी, है ना, K1 इज ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, ये भी सही है ना, मतलब इससे भी पता चलता है स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये, है ना, तीनों ही सही है। अब Ka3 इज इक्वल टू Ka3 प्लस Ka2, K1 निकालना है तो ये गलत है ना, ये हो गया गलत। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर A B C करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग पास 59। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60, है ना, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। इसमें से कौन जो है वो बेंजीन जो है बेंजीन नहीं देगा, है ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं सोडा लाइन डिकार्बोक्सिलेशन होता है इसे ना, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो इस केस में, है ना, यहाँ से CO2 ग्रुप निकल जाएगा, और H, यहाँ से सोडियम जो है H के फॉर्म रिप्लेस हो जाएगा, और बेंजीन बन जाएगा यहाँ पे, है ना, बेंजीन बन जाएगा, ये सही है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल एक्शन है, नॉर्मल एक्शन से भी हम लोग, है ना, बेंजीन बन जाएगा, ये भी सही है, पर इसमें नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, तो ये भी जो रेड हर्ट आयरन ये भी बन जाएगा, बट इसमें N2Cl को वाटर से रिएक्शन करने से फिनॉल बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, फिनॉल, है ना, मतलब N2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, N2Cl माइनस और OH जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो फिनॉल बना लेगा, तो बेंजीन नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 जो है वो बेंजीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।